नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। इन दिनों पूरा यूपी एक सवाल का जवाब जानना चाहता है। सवाल है बड़ा साधारण सा कि कोरोना कब खत्म होगा। लेकिन मौजूदा दौर में एक सवाल और भी है। सवाल यह है कि कोरोना पर सियासत कब खत्म होगी। सवाल यह है कि क्या कोरोना पर जंग बयानबाजी से जीती जाएगी और क्या दूसरे राज्यों के हालातों से तुलना करके राजनीतिक दल अपनी पीठ थपथपाएंगे या दूसरे राज्यों में अपनी ही सरकार को नहीं देखेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में अव्यवस्थाओं का अंबार तो है, तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन कोहराम के बीच राजनीति की कुश्ती भी जारी है। आज इस खुली बहस में हम राजनीतिक दलों से पूछेंगे खुले क्या वो बगैर नफा नुकसान देखे एक होकर कोरोना के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। आज मुद्दा यही है। बहस शुरू करेंगे, उससे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना का अपडेट क्या है और सरकार के निर्देश क्या हैं, और आखिर हम जो बात कह रहे हैं कि पहले एक तो हो जाओ, सियासत बाद में कर लेना, पहले कोरोना को हरा लो, ये क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे आपको। जी हाँ, तो सियासत टालो, पहले कोरोना हरा लो। आज हम ये बात बार बार कह रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं से भी पूछेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आ रही है। ठीक है, आपका काम है आप सरकार की कमियां बताएं। ठीक है, सरकार का काम है कि वो काम को अच्छी तरह से करे, उन कमियों को दूर करे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से ऊपर बढ़कर कोरोना को हराने के लिए ये जंग कब शुरू होगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यूपी सरकार के 10 नए निर्देश क्या हैं। लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल बनेगा। केजीएमयू समेत कई अस्पतालों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। इसके अलावा होम आइसोलेशन वाले मरीजों का खास ध्यान रखा जाए, मेडिकल किट मुहैया कराई जाए। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में रोज डीएम, एसपी और सीएमओ बैठक करें। सभी जिलों के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग रेमडेसिविर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। प्रदेश में हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, नहीं लगाया तो फिर भारी जुर्माना तय है। और 108 की आधी एम्बुलेंस सिर्फ कोरोना के लिए डेडिकेटेड है। एक बड़ा नियम यह भी आया है कि हर संडे लॉकडाउन होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक पांडे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्वागत आपका पांडे जी। नाहिद लारी खान, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, स्वागत आपका नाहिद जी। और प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता है आप कांग्रेस की, बहुत स्वागत आपका प्रियंका गुप्ता जी, यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहला सवाल अशोक पांडे जी आपसे करते हैं। हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। कोरोना में और पूरे प्रदेश में, ना सिर्फ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो हालात बने हैं, जनता इनको देख रही है। आपको लगता है कि आपको विपक्ष का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या आपकी कमी बताने पर आप विपक्ष को सहयोग उनका लेना ही नहीं चाहते हैं, या आप कुछ और सोच रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसके पूर्व कोरोना से हम लोगों ने विजय हासिल की थी। इस बार कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, तो प्रदेश के मुखिया जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हर जिलाधिकारी से लेकर कि ऑक्सीजन की कमी न हो, बेड की कमी न हो, और जो आइसोलेशन में घर में है उनकी देखरेख की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, उसके लिए जुर्माने की व्यवस्था की गई है। यहीं से विपक्ष का दोहरा रवैया प्रारंभ होता है। कल से देखिएगा, विपक्ष चिल्लाएगा कि 1000 जुर्माना लग रहा है, 10,000 जुर्माना लग रहा है। इसके पूर्व जब हम लोगों ने वैक्सीनों की व्यवस्था कराई तो उसी दिन से अखिलेश यादव जी चिल्लाने लगे कि अरे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन हम लगवाएंगे। उनके एक एमएलसी कहने लगे अरे बाप रे, नपुंसक हो जाएंगे। उनके एक सांसद कहने लगे कि अल्लाह है, अल्लाह ही हमें बचाएगा, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उसके बाद अभी आपको बता दें, ज्योतिबा फुले के जयंती से लेके बाबा साहेब भीमराव की जयंती तक हम लोगों ने
टीका महोत्सव का अभियान चलाने का काम किया, जिसमें अखिलेश जी को, मायावती जी को, सबको बुलाया गया था कि दलों के दलदल से ऊपर उठ के आप आम जनता को बचाने के लिए, कि एक जनता को जगाने के लिए टीका महोत्सव कहा गया। कैसे तो बुलाया था? शामिल नहीं हुआ, हंसी उड़ाई पांडे गई जी कि कैसे बहुत बुलाया था? जश्न है, इनविटेशन ये भेजा था दुर्भाग्यजनक है। या ट्विटर के माध्यम से बुलाया था या किसी व्यक्ति विशेष को भेजा गया था? जी, निमंत्रण दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था अखिलेश जी को भी, मायावती जी को, विपक्षी दलों को भी, इस टीका महोत्सव में भाग लें और इसमें जनजागरण भी करें, आम जनता को जागृत करें, आम जनता को ये न कहें कि मोदी की वैक्सीन न लगावे नपुंसक हो जाएंगे। अल्लाह बचाएंगे, अल्लाह तभी बचाएंगे, भगवान तभी बचाएंगे जब हम वैक्सीन लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी बनाएंगे। अभी तो उन लोगों को भी सर वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है। अच्छी बात यह है कि उसके बाद वो ठीक भी हो जा रहे हैं, तो कौन बचा रहा है किसको, ये तो बात की बात है। पहले हम खुद तो बच लें। नाहिद लारी खान जी, विपक्ष की भूमिका निश्चित तौर पर सरकार के जो कामकाज हैं उसको देखने की होती है और उसकी सही दशा और दिशा जनता तक पहुंचाने की होती है। यह विपक्ष का काम होता है मोटे तौर पर, जो जाना जाता है। अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन अब लगता नहीं है कि कोरोना काल में अब आपसी लड़ाई भूलकर एक होकर एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि हाल तो बहुत बुरा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। विवेक जी, आप बहुत ही सीरियस डिबेट करा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता साहब से बात की कोरोना के बारे में, तो कोरोना के बारे में वो कम बात कर रहे थे, राजनीति ज्यादा कर रहे थे। और अगर आप मेरी बात करें तो मेरी बातों को लालछन की दृष्टि से ना देखिएगा, ना उसको उस तरह से सोचिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि अपने बातों के माध्यम से सरकार को और तंत्र को जगाने और सावधान करने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काम सरकार को और तंत्र को ही करना है। आप हो विवेक जी या हम हो, हम जो है सरकार को जगा सकते हैं, हम सरकार को सुझाव दे सकते हैं, सावधान सरकार के साथ भी तो चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं जरूरत हो तो हम फिजिकली स्टैंड भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा जरूरत क्या होगी? और मैं जरा, हम लोग फिजिकली खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे धरातल पर तो सरकार और तंत्र को ही काम करना है। लेकिन ये आप समझे मेरी बात, मैं 2 बातें आपको बताऊंगी, पिछले साल की भी और इस साल की भी। देखिए, सरकार की फेलियर की वजह से देश और प्रदेश जो है एकदम कष्ट में 1.25 साल से बीता है। आप समझे कि 17 फरवरी 2020 में WHO ने पूरे देश, भारत सहित सभी देशों के सरकारों को आगाह कर दिया कि कोरोना को अपने देश में आने से रोकें। तो बजाय इसके कि मोदी जी और मोदी सरकार जो है कोरोना को प्रवेश करने से देश में रोकती, वो अमेरिका का चुनाव लड़ाने और नमस्ते ट्रंप में व्यस्त हो गए। यहाँ तक मध्य प्रदेश की सरकार गिराना, बनाना और फिर उसके बाद अनप्लान्ड लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से जनता में त्राही त्राही हो गई। अब इस साल देखिए आप, इन्होंने पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं सीखा, इन्होंने अपनी गलती से कुछ भी नहीं सीखा। इस साल देखिए कि 15 दिसंबर 2020 को इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने आगाह किया सरकार को कि आप जो है अभी स्कूल ना खोलिए, क्योंकि जो अब सेकेंड वेव आएगी वो बच्चों के माध्यम से स्प्रेड होगी, तो इसलिए अभी स्कूल ना खोलिए। और यहाँ तक एक्सपर्ट्स ने इनको नाहिद लारी खान जी, तमाम फेजेस में पूरा देश अनलॉक हो गया, स्कूल खोलने से कोरोना फैलता, जो रिपोर्ट आई थी वो ठीक थी, लेकिन वो भविष्य की बात थी। वर्तमान में ये स्थिति थी उस वक्त कि धीरे धीरे चीजें अनलॉक होती गई और कोशिश यही थी कि वही उसी धारा में लौटे जिस धारा में हम 2020 के पहले थे। अब दोबारा से ये दूसरी लहर आई है। पांडे जी, मैं पूरा मौका दूंगा आपको बोलने के लिए, मैं सभी को मौका दूंगा, लेकिन नाहिद लारी खान जी, आपने एक बात कही कि भाई ट्रंप को क्यों बुला लिया, इनको क्यों बुला लिया, उनको क्यों बुला लिया। इन सब बातों का आज के इस परिदृश्य में क्या मतलब है, क्या जरूरत है इन सब बातों की? मैं बता रही हूं इन सब बात की क्या जरूरत है। जब इनको पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने आगाह किया कि अभी स्कूल ना खोले, यहां तक एक्सपर्ट्स ने कहा कि जब रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तभी स्कूल खोलिएगा, वरना बच्चों के माध्यम से संक्रमण बहुत तेजी से फैला, और फैला भी बच्चों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से ही संक्रमण ज्यादा फैला है। अब ये कह रहे हैं कि बच्चों को आप बचाएं संक्रमण से, तो आप ये समझिए कि तो जो बच्चे 8वीं तक के घर में बैठकर पढ़ाई करते रहे, ऑनलाइन कोचिंग करते रहे, क्लासेस करते रहे, उसके बाद जब वो स्कूल चले गए और बमुश्किल कुछ दिन ही स्कूल जा पाए होंगे, उनसे ये संक्रमण फैल गया। और बाहर जो भीड़ लग रही है, जो चुनावों में रैलियां हो रही हैं, क्या उनसे कोरोना नहीं फैल रहा है? जो नेता बाहर भाषण दे रहे हैं,
क्या उनसे कोरोना नहीं फैल रहा है क्या? विवेक जी, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, आप समझे। ठीक है, ये मैं उसके आप उस रिपोर्ट को पकड़े हुए इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। अगर आप उस रिपोर्ट का आधार नहीं रखते तो मैं इसको बात भी नहीं कहता कि बच्चों से फैल रहा है कोरोना। जी, आप बहुत संजीदा तरीके से डिबेट कराते हैं, मेरी बात समझिए। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है कि बच्चों के माध्यम से फैला कोरोना। ये तमाम प्रमुख अखबारों में कल आया है कि बच्चों के माध्यम से फैला कोरोना, जबकि मैडम बच्चे तो बच्चे हैं। अब बड़े यदि नियम का पालन नहीं करें तो आप बच्चों से उम्मीद करें। मैं लौट रहा हूं आपके पास, प्रियंका गुप्ता जी से सवाल करूंगा। प्रियंका गुप्ता जी, क्या कांग्रेस या बीजेपी और दूसरे दल मिलकर कोरोना के खिलाफ एक साथ खड़े होकर कोरोना की आंखों में आंख डालकर उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते? आपस में क्यों उलझ रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं एक हो जाते? वास्तविकता अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बीजेपी पार्टी है, अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें या अन्य मंत्रियों की बात करें या हम होम मिनिस्टर की बात करें, तो सभी व्यस्त हैं ममता बनर्जी से लड़ने में। अगर उनको लगता है कि कोरोना से लड़ने में वो व्यस्त होते तो शायद विपक्ष उनके साथ खड़ा होता, परंतु वो व्यस्त है चुनावी रैलियां करने में। जहां वो शाम को कहते हैं कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी, वहां उनकी रैलियों में वो ऐसा कुछ दिखता नहीं। वो कोई क्यों अकेले व्यस्त प्रोटोकॉल हैं? नहीं। आप भी व्यस्त हैं, राहुल गांधी भी आधे चुनाव के बाद मैदान में कूद पड़े हैं। नहीं, वो तभी तो अकेले व्यस्त कहा नहीं कि है ना। कंधे से कंधा मिलाने की बात जहां पर होती है तो वहां यही बात आती है कि जब आप चुनाव में व्यस्त हैं तो दूसरी पार्टियां क्यों सरेंडर कर देंगी? क्या दूसरी पार्टियों को अपना चुनाव नहीं लड़ना है? ये तो आपको सोचना चाहिए कि देश को आप किस अंधकार में झोंक रहे हैं, किस मौत के मुंह में झोंक रहे हैं, ये आपको सोचना है। देश आपके हाथों में है, बागडोर देश की जनता ने आपको दी है। आप तो यानी कि कांग्रेस की ये मजबूरी है कि वो भीड़ लगा रही है पश्चिम बंगाल में। फॉलो कर रहे हैं वहां पर किस तरह की 2 गज दूरी वहां पर मेंटेन कर रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं? आप जवाब दें। अरे तो आप मेंटेन कर लेते, आप नजीर बन जाते लोगों के लिए, दूसरे दल के लिए। नहीं नजीर, वही मैंने कहा ना कि आप बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जहां व्यस्त हैं वहां हम भी व्यस्त हैं। आपको अगर मतलब उनके द्वारा यदि कोरोना फैल रहा है तो हम भी उसी लाइन में लगे होकर कोरोना फैला रहे हैं। इंपॉर्टेंट है तो आप कोरोना से लड़ रहे होते। हमारा काम है जनता की आवाज को देश के सामने लाना, वो हम कर रहे हैं। आज आप ये बताइए, आपने जो जुर्माना लगाया है 1000 रुपए का, और अगर दोबारा मास्क नहीं पहना जाएगा तो 10,000 का जुर्माना। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा किया आपने, आपको ये पहले से कर देना चाहिए था। पर ये बताइए कि प्रशासन द्वारा दिए गए नंबर जिन पर कोरोना पेशेंट्स को जो है कॉल करके उनको डिटेल्स मिलनी है या उनको भर्ती होना है या एम्बुलेंस के नंबर है, उन पर जब फोन नहीं उठ रहा है तो उसके लिए आपने क्या जो है प्रावधान किया है? कितने केसेस आ रहे हैं जिन्हें जो नंबर दिए गए हैं उन पर कोई फोन उठाने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप लखनऊ का ही केस ले लीजिए कि एक जज जो रिटायर्ड जज थे, उनकी वाइफ को कोरोना पीड़ित थी और उसके बाद कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, इवन डेड बॉडी को भी उठाने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। तो ये है इंतजाम उत्तर प्रदेश के। मैं पूछना चाहती हूं कि आप शमशान घाट को नीली चादरों से ढककर क्या साबित करना चाह रहे हैं? कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही है? आप उसको सच को छुपा नहीं सकते। आप बताइए कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने 15 महीनों के समय में क्या किया, जबकि आपको ये पता था कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। सारे सवालों के जवाब पांडे जी देंगे, सारे सवाल उन्होंने आपसे सुन लिए हैं, लेकिन एक मेरा सवाल उससे पहले आपसे। आप अच्छी भूमिका निभा रही हैं कि इन सारी बातों को रख रही हैं, विपक्ष का काम भी यही है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, जनता तक पहुंचाना, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि आज कोरोना में नूरा कुश्ती हो पड़ी है। बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को, समाजवादी पार्टी किसी और दल को, वो बीजेपी को, सब आपस में उलझे हुए हैं। सबको लग रहा है कि बस जनता के हित की बात कहकर वो अगले चुनाव में फायदा उठा ले। क्या कोई रास्ता नहीं है? आप ये बताइए प्रियंका गुप्ता जी, क्या वाकई में कोई रास्ता नहीं है एक साथ मिलकर लड़ने की? बता दूंगी कि जो दुख दर्द इस समय किसी का परिवार का व्यक्ति उठा रहा है, जिसने अपनों को खोया है, उसका दुख दर्द ना हम बांट सकते हैं, ना आप बांट सकते हैं, ना कोई भी राजनीतिक पार्टी बांट सकती है, पर कम से कम उनकी आवाज जनता तक पहुंचा सकती है कि क्या जो है परिस्थितियां हो चुकी हैं। हर तरफ खौफ का माहौल हो चुका है कि किसी तरह किसी को अस्पताल मिल जाए, किसी को बेड मिल जाए, किसी को ऑक्सीजन मिल जाए, किसी को जो है एम्बुलेंस मिल जाए, किसी को जो है तो ये हाल तो कांग्रेस वाले राज्यों में भी है। चिता की अग्नि मिल जाए, ये हाल किसी एक राज्य में नहीं है प्रियंका गुप्ता जी, ये हाल कांग्रेस वाले राज्यों में भी है, ये हाल देश के तमाम राज्यों में है।
तो फिर इसकी वो जिम्मेदारी नजरिया बदल क्यों जाता है? इसकी जिम्मेदारी इस देश की सरकार की है, जिसने इस देश को छोड़ रखा है। आपने इतनी जल्दी लॉकडाउन तब लगा दिया था, अब आप क्या सोच रहे हैं? अब आप ये सोच रहे हैं तब लॉकडाउन लगाया था, तब भी आप विरोध हैं, करते थे, आप उस समय कहते थे रैलियां कर लॉकडाउन रहे हैं। क्यों लगाया, तो आज आप कह ये रहे हैं लॉकडाउन बताइए, जिम्मेदारी लगाइए। किसकी है? जनता, ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, विपक्ष के हाथों में सत्ता नहीं है। ठीक है, सत्ता जिसके हम ये नहीं हाथों कह रहे में हैं कि आप सवाल उससे हॉस्पिटल होगा को अनुदान और उसी दीजिए, को हल हम ये ढूंढना नहीं कह रहे होगा, कि आप क्योंकि अधिकारियों को पूरी निर्देश ताकत उनके दीजिए, पास है, पूरा मेडिकल कोरोना कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर करने के उनके लिए पास आपसे है, नहीं कह रहे हैं, शासन उनके पास है, आपको देश की कदम से जनता कदम उनकी मिलाकर बात आगे बढ़ना सुनती है। नाहिद जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पांडे जी आपसे, और आज खुद जनता ठीक है, समझदारी देखिए कि व्यापार मंडल ने खुद अपने आप को जो है दुकानें बंद कर रखी है। ठीक है प्रियंका पूरे गुप्ता शहर जी, में सन्नाटा छाया जिसको हुआ डर है। लगेगा वो ये दुकान है क्या हमारे अपना देश घर की भी अपने जनता। आप में बंद हो जाएगा। लोग डर रहे हैं, जिसको डर लगेगा वो अपने आप को अपने घर में बंद कर लेगा। नाहिद लारी खान जी आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले पांडे जी से सवाल। पांडे जी, जो व्यवस्थाएं निकलकर सामने आई जिसकी उम्मीद की जा रही थी, उसमें वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है, कमियां रही हैं, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में रही है, देश के तमाम राज्यों में रही हैं। क्या वाकई में सरकारें तैयार नहीं थी? क्या यूपी की सरकार तैयार नहीं थी कि इतनी बुरी स्थिति में कोरोना फैल जाएगा? अगर ऐसा है तो उसको खुलकर बोलिए, क्या आपने उम्मीद ही नहीं की थी? देखिए, आपको बता दें कि हमने, आपको याद होगा जब प्रवासी मजदूरों को भगाया गया था दिल्ली में और बंबई में, तो हमने उनको गांव में ला के क्वारंटाइन की व्यवस्था, उनको बेड की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पिछले साल के काम की तारीफ आपको मिल चुकी है। हम हर तरह से तैयार हैं। बहुत तेजी के साथ ये महामारी फैली है। मेरा ये मानना है कि जब हमने लॉकडाउन प्रारंभ में लगाया था तो यही लोग चिल्लाने लगे थे। हमने जब थाली बजवा के जन जागृत किया तो हंसी उड़ा रहे थे, उसी थाली में हमने वैक्सीन परोसने का काम किया है। आज हम आपके माध्यम से विरोधी दलों के लोगों से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, संक्रमण की इस घड़ी में हम राजनीति से ऊपर उठ के निश्चित तौर पे जनता की जिंदगानी बचाने का प्रयास करें। तो क्या राजनीति से ऊपर उठ जाएं? हमें सराहना मिलेगी। वो आपकी कमियों को गिनाना बंद कर दें, ये राजनीति से ऊपर उठकर सोचना हो गया। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सारे अस्पतालों को निर्देश दिया है, अब सारे डीएम को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। सारे अस्पतालों को कहा गया कि अगर कोरोना मरीज को आप नहीं भर्ती करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पे अब सारी व्यवस्था ठीक हो रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें सभी लोगों को एकजुट होकर लगना होगा, क्योंकि ये एकजुट होकर कैसे लगना होगा, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं पांडे जी, आप इससे क्या बताना चाह रहे हैं? एकजुट कैसे होंगे, क्या मतलब एकजुट होंगे? बस ये कह देने भर से एकजुट कोई नहीं होता है। आप बताइए ना उनको करना क्या है। वो आपके साथ आएंगे, नहीं आए तो बताइए, तो आप जनता के सामने रखिए। एकजुट होने का मतलब, देखिए, एकजुट होने का मतलब कि जनता को भोजन की व्यवस्था और जो हमारी खामियां हैं उसको लोकतांत्रिक ढंग से बताने का, वही तो बता रहे हैं। तो आप कह रहे राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, लौट रहे हैं, ब्रेक पर जाना है। पांडे जी इन सारे सवालों के जवाब आपसे देंगे और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक है, सभी लोग बने रहिएगा। जब लौटते हैं, यूपी मांगे उत्तर जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि सियासत को टालो, पहले कोरोना को रोक लो, इसको हरा लो। और हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो तस्वीर सामने आ रही है, वो ठीक नहीं है। राजनीति करने के लिए तमाम सारे मुद्दे हो सकते हैं। जब आपदा जैसी स्थिति देश में बनी हो, प्रदेश में बनी हो, तो इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। कोशिश यही है कि आज कुछ इस चर्चा से सार निकले। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर सरकार की सख्ती सामने आ रही है, सरकार निर्देश दे रही है, सरकार जो प्रयास कर रही है, उस पर विपक्ष प्रहार कर रहा है। विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है, उसको भी सुन लीजिए, फिर चर्चा को जारी रखते हैं। पब्लिक, अगर कोई जनता मास्क नहीं लगाएगी तो पहले बार में 1000 रुपए, दोबारा पकड़ा जाएगा तो 10,000 रुपए। अच्छी बात है, जनता ने मास्क नहीं लगाया तो आप उसको सजा देंगे, लेकिन ये तो बताइए
कि सरकार को कैसे सजा दी जाए। अगर समय से हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, समय से अगर हॉस्पिटल में गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिले, समय से वेंटिलेटर ना मिले, समय से एम्बुलेंस अगर नहीं पहुंचे, तो बताइए सरकार या संबंधित अधिकारी पर कितना जुर्माना लगेगा। ये भी तो तय कर देते लगे हाथ। सरकार सारा जुर्माना जनता को, सारा दोष जनता का तो दोष है ही कि जनता ने आपको चुन लिया है, इसकी सजा आप जनता को दे रहे हो। प्रदेश और देश की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में हर हर मोदी के बजाय घर घर कोरोना है। शमशान में लगी भीड़, लोग अपनी आंखों के आगे अपनों को मरते हुए देख रहे हैं। ना बेड्स हैं, ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर्स हैं, ना फैसिलिटीज हैं। अगर सरकार में जरा भी नैतिकता है तो तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कदम उठा रही है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई गई है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, दवाओं और जीवन रक्षक इंजेक्शन की कमी न हो, कालाबाजारी न हो, इसके लिए भी कदम उठाए गए हैं। और जिन विपक्ष को इसमें काम नहीं दिखाई पड़ रहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि महामारी के समय में लाशों पर राजनीति न करें। जी हाँ, तो बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि लाशों पर राजनीति ना करें, लेकिन राजनीति दल है तो राजनीति होगी। सवाल लेकिन यही है कि क्या हर मुद्दे पर होगी, क्या महामारी पर होगी, क्या लोगों की जाती हुई जान पर होगी। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। नाहिद लारी खान जी, सवाल आपसे है कि क्या वाकई में लाशों में राजनीति नजर आ रही है विपक्षी दलों को? विवेक जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इस आपदा की घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब देश के मुखिया जी जो है मुसलसल सभाएं कर रहे हैं बंगाल में जाके, अभी 6 सभाएं और करने जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं बंगाल में। अभी 10 दिन का वहां चुनाव प्रचार बाकी है और देश में 1.1 करोड़ 42,000 मतलब 1.2 करोड़ के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,74,000 लोग जो है मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसके बीच जो है मोदी जी मुसलसल सभाएं करने जा रहे हैं। ममता जी कह रही हैं कि जितने शेष चुनाव बाकी है उनको एक फेज में कराकर खत्म करें, नहीं तो कोरोना फैलेगा। लेकिन मोदी जी मान नहीं रहे। वो चाहते हैं कि वो भाषण दे, ओ दीदी कहकर ममता जी के बहाने देश की महिलाओं को गरियाएं, जबकि उनको क्षण राजधानी में ओ दीदी कहना क्या ये महिलाओं को गरियाना होता है? मैं इस पर बाद में आपसे बात करूंगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री और सीएम का दायित्व है कि वो क्षण राजधानी में बैठकर मॉनिटर करें। अभी जो है क्या मॉनिटर नहीं हो रहे हैं? पिछले 1 महीने में 4 बार मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी मीटिंग कर चुके हैं। और जिन ममता बनर्जी का आप नाम ले रही हैं, जो चाहती है कि चुनाव अब आगे सभी एक चरणों में हो जाए, वो उस बैठक में नहीं जाती हैं। आप एक तरफ कह रही हैं कि पीएम मोदी बैठक लें और जो बैठक में शामिल होना चाहिए जिन्हें, वो बैठक में शामिल नहीं होती हैं, और अब वो कह रही हैं कि सारे चुनाव एक चरण में हो जाएं। ऐसा क्यों? विवेक जी देखिए, विवेक जी मैं ये कह रही हूं कि मोदी जी और मुख्यमंत्री जी कहां बैठ के ले रहे हैं। ये तो हर क्षण जरूरत है कि आप कोरोना को बैठकर मॉनिटर करें, अपने देश से और प्रदेश के सीएम मॉनिटर करें। अब आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात करें तो जब वो सेहतमंद थे तो वो केवल 2-3 महीनों से चुनाव खेल रहे थे। कभी हैदराबाद मतलब म्यूनिसिपैलिटी से लेकर उन्होंने विधानसभा तक के चुनाव खेला। हैदराबाद गए तो असम गए तो कलकत्ता बंगाल गए। और जबकि उनके खुद के प्रदेश में आपने खुद दिखाया था, आपकी न्यूज थी कल, कि उनके प्रदेश में जो प्रधानी का और जो बीडीसी का और जिला परिषद सदस्य का जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो नहीं जानते उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम क्या है, वो कैसे दिखते हैं। ये तो न्यूज कल आपने दिखाया था। अन्य प्रदेशों में पूछा था आपने, इसको मैनिपुलेट कर दिया कि कैसे दिखते हैं। सिर्फ ये पूछा था कि मुख्यमंत्री कौन है, तो एक दो ने जवाब नहीं दिया था। ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं जानते हैं। बात मसला वो वाला नहीं है नाहिद लारी खान जी। सवाल आप उसको अलग मायने में ले जा रही हैं। क्या समाजवादी पार्टी के समर्थन से लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं ना? देखिए विवेक जी, एक सेकंड और मैं आपको सुझाव दे रही हूं। देखिए
अब जब वो सेहतमंद थे तब मैं लॉ एंड ऑर्डर की तो बात नहीं करना चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, मैं वो बात नहीं करना चाहती। लेकिन अब जब वो स्वस्थ थे तब तो कोरोना पर वो नियंत्रण कर नहीं पाए, अब वो अस्वस्थ थे तो उनकी बात कौन सुनेगा? लारी खान जी, अखिलेश यादव जब स्वस्थ थे तो कहते थे कि हमें नहीं लगवानी बीजेपी की वैक्सीन, अब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और बीजेपी कह रही है कि जब हमने वैक्सीनेशन का महोत्सव मनाया 11 से 14 तारीख तक, इनविटेशन दिया तो भी नहीं पहुंचते आपके लोग। विवेक जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देती हूं, लेकिन मेरा एक सुझाव है जिससे कोरोना पर काफी कंट्रोल हो सकता है। बताइए। बेहतर हो कि देखिए इसको राजनीति ना समझे इस सुझाव में आप। बताइए। बेहतर हो कि एक कार्यवाहक सीएम बन जाए। सीएम तो अपना बने ही रहेंगे अपने पद पर, उनको प्रोटोकॉल भी मिलेगा। एक कार्यवाहक कौन बन जाए कार्यवाहक सीएम? चाहे खन्ना जी ही बन जाए, वो होशियार व्यक्ति हैं और योग्य हैं। 2 बाकी डिप्टी सीएम है, उनसे पूर्ति नहीं हो पा रही है, ये सुझाव से क्या होगा? पद देना एक बड़ी बात नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है ये देखना पड़ेगा। देखिए, डिप्टी सीएम इसलिए ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिप्टी सीएम जो सालाना रिपोर्ट कार्ड होता है, यानी जिसे सीआर कहते हैं अधिकारियों का, वो डिप्टी सीएम नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये काम लौट रहे हैं तुरंत। आपको अधिकारियों की सीआर की पड़ी है, यहाँ लोगों की जान जा रही है। नायब लारी खान जी 2 मिनट रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। अशोक पांडे जी आपसे जवाब, उसके बाद फिर प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक पांडे जी, सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में कंट्रोल करने में सरकार को पसीने छूट रहे हैं कोरोना के, और जो व्यवस्थाएं ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो हो रही हैं, जो बेड बढ़ाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप हर जिले में व्यवस्था बढ़ाइए, लेकिन क्या ये पहले नहीं हो सकता था? क्या अंदाजा नहीं था कि कोरोना इस तरह आएगा और इतनी स्थिति खराब कर देगा कि बात कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी? देखिए, जब प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हर जगह बैठकें की, जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, सीएमओ के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि अस्पतालों की व्यवस्था सही की जाए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाए, दवाइयों की कमी नहीं होनी पाए, और जनता से कहा कि आप जाके टीका लगवाइए। टीका महोत्सव इसीलिए किया गया, टीका उत्सव, कि हम तो सचेत थे ही लगातार, लेकिन दुर्भाग्य था कि विरोधी दलों के लोग आज भी राजनीति कर रहे हैं, अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप विरोधी दल से? सवाल जो अधूरा रह गया था पिछले ब्रेक से आने से पहले। अशोक पांडे जी, समय नहीं है। अशोक पांडे जी, वो 5 पॉइंट बताइए या 2 पॉइंट बताइए या 1 पॉइंट बताइए जो आप विपक्ष से उम्मीद करें, जिससे आपकी लड़ाई और ताकत के साथ कोरोना के खिलाफ शुरू हो जाए। क्या चाहते हैं, क्या करें विपक्ष? देखिए, हमने जब जनता से कहा कि वैक्सीन लगवाइए, तो हमारे अच्छे काम, वैक्सीन जब आई तो हमारे अच्छे कामों का भी विरोध किया विपक्ष ने कि अरे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन हम लगवाएंगे, जबकि इस देश के कुशल वैज्ञानिकों का अपमान किया गया। उसके बाद एमएलसी कहने लगे लगवाने से नपुंसकता आ जाएगी। ये सब न करें, यह तो अक्षम्य अपराध है। आज जब जिंदगानी का सवाल है तो इसमें राजनीति नहीं बल्कि जनता को आगे बढ़ के कहना चाहिए था कि आप वैक्सीन तत्काल लगवाइए, जान माल की रक्षा करना चाहते हैं तो लगवाइए। अभी इनके एक प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि मास्क लगाने पर जुर्माना, अब उसकी निंदा कर रहे हैं, जबकि मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। जुर्माना ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप मास्क ना लगाने पर जुर्माना ठोक रहे हैं, ठोकिए, लेकिन अगर अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, तो उस पर भी तो कुछ करिए महाराज। कहते हैं इन्होंने अपने वक्तव्य में जनता को बता दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर मास्क नहीं लगाओगे तब भी समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ है, हम भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इनको जबकि कहना चाहिए कि आप मास्क जरूर लगाइए वरना जुर्माना लगेगा, और आप 2 गज दूरी जरूर जुर्माना, वरना वो कह रहे हैं कि जनता पे ही वसूलिए आप। यही चीज हम हालांकि अब चाहते हैं। आदेश आ गए हैं, मुख्यमंत्री ने कल आदेश दिए कि जो अस्पताल भर्ती नहीं करेगा फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका गुप्ता जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। अशोक पांडे जी, गांव की बाजारों में चले जाइए, मास्क लगाए कोई नहीं मिलेगा आपको। अशोक पांडे जी, तो ये शर्मनाक है ना कि पिछले एक साल में आप लोगों को जागरूक ही नहीं कर पाए कि लोग मास्क पहने, और जागरूक हुए तो आपने फिर उनको इतनी छूट दे दी। जो जुर्माना आप अब लगा रहे हैं ये पहले ही लागू रहने देते तो लोगों की आदतें नहीं छूटती। दिग्भ्रमित किया, हमने जागरूक किया। अब सुन लीजिए हमारी बात, हमने जागरूक किया।
विपक्ष ने दिग्भ्रमित किया। अरे बाप रे बाप, आप एक तरफ मोदी कहते हैं की कि विपक्ष वैक्सीन। मुट्ठी भर है, अरे बाप कितनी रे बाप, सीटें हैं अल्लाह विपक्ष के पास? बचाएंगे, वैक्सीन मत लगाओ। आपके पास अरे तो बाप रे बाप, नपुंसक हो आपके जाओगे। पास तो कौन कोई कह कमी रहा नहीं है था? ना जनप्रतिनिधियों की। सरकार पूरी बहुमत के साथ सत्ता चला रही है ना, तो बिल्कुल, कुछ चंद्र विधायक अगर विपक्ष लगातार के प्रधानमंत्री दिग्भ्रमित जी, कर रहे मुख्यमंत्री जी हैं तो आप ने उस भ्रम को दूर करिए। प्रधानमंत्री जी ने लौट रहा हूं मैं आपके पास। प्रियंका गुप्ता जी, सवाल आपसे है। बिल्कुल हम दूर कर रहे हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाया, मुख्यमंत्री जी ने लगवाया। अच्छी बात है। प्रियंका गुप्ता जी, नहीं लगवाया था, ये गलत बोल रहे हैं, उन्होंने काफी टाइम बाद लगवाया। नहीं, और प्रधानमंत्री दूसरी बात, मोदी ने वैक्सीन तब की जो ये लगवाया बात जब कर रहे क्या हैं, शुरू हो आज गया। 45 काफी साल टाइम से बाद कम नहीं। लोगों को वो जो वैक्सीन नहीं मिल नियम पा रही सरकार ने है, बनाया फिर भी था। इन्होंने वैक्सीन सरकार पांडे जी, एक्सपोर्ट एक करी मिनट है। रुकिए, प्रियंका गुप्ता जी मैं बोलिए। पूछना चाह रही हूँ कि वैक्सीन को लेकर ये आप किस मुंह से बोलते हैं, आप ये बताइए। आज जनता ने कितने % लोगों को आपने वैक्सीनेट कर दिया है, और कहाँ है आपकी वैक्सीन? 45 साल से कम के लोगों को की जिंदगी कोई वैल्यू नहीं रखती? सबके लिए वैक्सीन क्यों नहीं है आपके पास? और आप क्या कर रहे थे पिछले जो है 15 महीनों से? आज के हालात आप ये देखिए कि एक सरकारी वकील संतोष कुमार जो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं इसलिए कि जो है उनको कोरोना से जो पीड़ित हैं उनको कुछ हेल्प मिल जाए, तो उनको जवाब पता है हेल्पलाइन पे क्या मिलता है? जाके मर जाइए। ये है आपकी हेल्पलाइन का जो है ठीक है। आंसर। आप बताइए, आप उन्होंने इनके वो गिनाइए, लेटर में वो भी लिखा हुआ आपके है गिना देंगे प्रधानमंत्री जी को। कि छत्तीसगढ़ के ये राजनांदगांव हेल्पलाइन में की कचरा व्यवस्था वाहन में है। सबको ले और जाया आप जा रहा ये है। बताइए कि कमी कहीं आज से के पूरी नहीं हो टाइम रही पर भी आपदा को जो अवसर बना रहे हैं, जो काला बाजारी कर रहे हैं मेडिसिन को लेकर, उसके लिए आपने क्या प्रावधान किया है? कोई प्रियंका गुप्ता प्रावधान जी, नहीं है। पहले भी यही हुआ प्रियंका गुप्ता कि जी, आपदा को अवसर समझा गया, प्रियंका गुप्ता जी, उसके उपकरणों को महंगे दामों में बेचा गया, और आज दवा की शॉर्टेज है और उसको कई गुना ज्यादा पैसों पर बेचा जा रहा है, प्रियंका और गुप्ता आपकी जी, सरकार एक सवाल का हाथ जवाब। पे हाथ रख के बैठी हुई है। एक सवाल का जवाब देखिए, आज हम चर्चा इस पर कर रहे हैं कि मिलकर लड़ेंगे, इस पर नहीं कर रहे हैं कि तुम अलग लड़ रहे हो, हम अलग लड़ेंगे, तुम्हारी लड़ाई अलग है, हमारी लड़ाई अलग है, ऐसा नहीं चलेगा। प्रियंका गुप्ता जी, आपने कहा कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, 45 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं हो रहा है, ये बात ठीक है। आपने कहा कि कालाबाजारी हो रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। आप मुझे एक बात बताइए, देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां से खबरें सामने नहीं आ रही हैं? तो ये फेलियर है ना हमारे सिस्टम की। कोई सिस्टम बनाया नहीं गया, कोई रणनीति बनाई नहीं गई, कोई केंद्र के कोई एक आप ये बताइए, कोई केंद्र ने कोई ऐसा एक सिस्टम बनाया जिसमें किसी से कोई डिस्कशन हो, जिसमें किसी चीज को लेकर कोई रणनीति बनाई जाए, या कोरोना के लिए कोई रणनीति बनाई जाए? मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते जब पीएम मोदी चर्चा करते हैं? मुख्यमंत्री चुनाव है, और चुनाव जीतने के अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। इन्होंने पहले भी थाली ताली बजवाई थी। चुनाव जो लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। आप भी चुनाव हारने की थोड़ा लड़ते हैं। आप जब चुनाव मैदान में होते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं। राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, क्या हारने के लिए कर रहे हैं? क्या मेहनत? हमारी पार्टी है, आपके हाथों में इस जो 135 करोड़ जनता है उसकी जिंदगियां हैं, आपके ऊपर राज्यों की भी तो भूमिका होती है कि सारा केंद्र पर थोप दो। लड़ने के लिए बैठे हुए राज्य क्या कर रहे हैं? पहले अपनी राज्य क्या कर रहे हैं? खाली सरकार चलाना है बस। राज्य क्या करेंगे फिर? केंद्र की बड़ी भूमिका है, लेकिन राज्य की भी कम भूमिका नहीं है, कोई छोटी भूमिका नहीं है। प्रियंका गुप्ता जी, सवाल मेरा सीधा सा है कि करें क्या? आप क्या कर सकते हैं? आपसे मतलब कांग्रेस क्या कर सकती है? कैसे लड़ाई में आप भागीदारी बन सकती है सरकार के? देखिए, ये सरकार को सोचना होगा कि इस तरह से विपक्ष पार्टियों का जो काम होता है सत्ता की आंखें खोलना, जिस तरह से आज अस्पतालों में जो है एडमिशंस नहीं मिल पा रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उनका अरेंजमेंट करना, जनता की समस्याओं को देश के सामने रखना, सरकार के सामने रखना, उनसे सवाल पूछना ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके, वो बाखूबी जो है विपक्ष निभा रहा है। और विपक्ष का काम अगर कहीं भी पड़ेगा, विपक्ष पूरी तरह से डट कर खड़ा होगा, अगर क्योंकि आज सिस्टम गवर्नमेंट के हाथ में है, मेडिकल फैसिलिटीज कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट के हाथ में है, प्रशासन आपके अगर हाथ में है, सरकार करना दूसरे दल आपको की है, है, तभी तो आप विपक्ष में जिम्मेदारी हैं। आपकी है। अगर आपको कहीं भी मदद चाहिए, हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं, और हमारा जो काम है कि आप कम से कम मदद यही कर व्यक्ति की दीजिए, समस्याओं को सामने लाना, यही वो हम मदद कर बाखूबी दीजिए, कर रहे हैं। यही मदद कर दीजिए कि जो चीजें हैं, वैक्सीन लगवाना शुरू करिए ना। कांग्रेस के नेता पीछे क्यों हैं? नहीं, वैक्सीन के लिए हमने कभी मना नहीं किया, हम तो बढ़ चढ़ के वैक्सीन राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन से कोई परहेज ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली। जनता के अंदर भ्रम थे वो आज पहली बार नहीं है। जनता के अंदर भ्रम किसने डाला? पोलियो की ड्रॉप आप बोलिए ना, जनता के अंदर भ्रम समाजवादी पार्टी ने डाला, अखिलेश यादव ने डाला। धीरे धीरे लोगों के दिमाग से वो बातें निकल गई। प्रियंका गुप्ता जी, जनता के अंदर भ्रम किसने डाला ये बताइए?
जनता के अंदर भ्रम होता है, ये हमारे देश की अपने जनता आप थोड़ी ना होता है। ये आज पहली बार भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। जब पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी तब भी लोगों का ऐसा ही तब भी मानना किसी हुआ ने करता कहा ही था। होगा ना। तब भी लोग सोचते थे कि इससे बच्चे नहीं होंगे और जो है नपुंसक हो जाएगा इंसान। ठीक है। तो ये आज पहली बार नहीं है, रूढ़वाद नाहिद लारी खान जी, पर उनके आगे उनको तोड़ना होगा और उनको जो है समझाना होगा और ऐसे प्रोग्राम चलाने होंगे जिससे उनके दिमाग से ये सारी चीजें निकल जाएं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम तो कांग्रेस भी चला सकती है ना। जब सड़क पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप मांग रख सकते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम भी चलाइए, वो चलाइए, हम दिखाएंगे। जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर कभी भी हमारे किसी भी नेता ने कोई शंका नहीं जताई और ना ही किसी तरह का कोई विरोध किया। जबकि वैक्सीन को लेकर हम हमेशा ये कहते रहे कि वैक्सीन सभी को मिलनी चाहिए। आप जितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई प्रियंका गुप्ता जी? शायद हमारे देश की जनता के लिए बेहतरी होती। राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली? बिल्कुल लगवा ली होगी। अभी जो भी एज सिनेरियो होगा उसमें लगी होगी, बिल्कुल 45 साल से तो जा रही हैं। वैक्सीन को लेकर हमें कोई परहेज नहीं है। हम हमेशा से ही विज्ञान को और अनुसंधान को मानते चले आए हैं और उस बात को हम कभी भी परहेज नहीं करेंगे। आप ये बताइए कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कंप्यूटर जैसी चीजें और सूचना क्रांति जैसी चीजें लेकर आई है। कैसे हम पीछे रह सकते हैं कि किसी भी जो है मैडम, आप ही के शासन के कई सरकारें ऐसी हैं। छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख के मामले आसपास हैं, लगभग 1,30,000 जितने उत्तर प्रदेश में हैं। करीब करीब मामला है 10-20 हजार के ऊपर नीचे हो सकता है। छत्तीसगढ़ बहुत छोटा राज्य है। पंजाब में, महाराष्ट्र में, ये राजस्थान में, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। आप लोग जो जिस तरह से इस कोरोना को हैंडल कर रहे हैं दूसरे राज्यों में जहां सरकारें नहीं है, वहां आपकी राय अलग है, जहां आपकी सरकारें हैं वहां राय अलग हो जाती है। लौट रहा हूं नाहिद लारी खान जी, सवाल मैं आपसे पूछूंगा और सवाल सीधा सा है कि आप इधर कहते हैं कि आप सरकार के साथ तैयार हैं, हर कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कह रही है कि आप आगे आइए, तो जब आप भी तैयार हैं, वो भी आपको बुलाने को तैयार हैं, तो फिर नूरा कुश्ती क्यों होती है? कैसे इसका समाधान निकले? विवेक जी, कहां सरकार ने हमको आमंत्रित किया? हमको समाजवादी पार्टी को सरकार ने कोई आमंत्रित नहीं किया है। एक बात। और अगर आप कोरोना रोकथाम की बात करें, आप बात करिए उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड के पहले सीएम थे रावत जी, उनको वो आश्वस्त थे कि कुंभ मेला अगर होगा, उनको मालूम था कि अपार जनसमूह होगा और वो आश्वस्त थे कि महामारी फैलेगी, और इसीलिए ये बात मोदी जी को पसंद नहीं आई, इसलिए उनको हटा दिया। वो चाह रहे थे कि मोदी जी ने फोन लगाया था आपको, किनकी बात पसंद नहीं आई है? मैं उत्तराखंड से संबंधित हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ विवेक जी। पिछले सीएम थे, वो कुंभ मेला लिमिटेड करना चाहते थे। ये बात मोदी जी को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने दूसरे सीएम को बनाया, रावत जी को। और जो प्रेजेंट सीएम है, ये गुड फॉर नथिंग है, केवल कंट्रोवर्शियल टॉक्स करते हैं। आज वहां आप समझिए कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम जगह से लोग वहां पर गए हैं, क्योंकि लोगों की आस्था का सवाल है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर जनसैलाब है लोगों का। लेकिन आप ये भी समझे कि ये लोग घर वापस लौटेंगे और वहां कोरोना संक्रमण बहुत बड़ी संख्या में वहां पर चूंकि समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा आधार तो नहीं है, लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस से रोज मैं चर्चा करता हूं, शाम 6 बजे रोज हम बात करते हैं। तो वो पहले ये कहते थे कुंभ भव्य और दिव्य नहीं हो रहा, व्यवस्थाएं नहीं है। जब इस तरह की बातें आई, हाईकोर्ट मामला पहुंच गया, जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आए, उसके बाद जब उन्होंने कहा वर्तमान मुख्यमंत्री ने कि बगैर रिपोर्ट के आइए, तो हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई, वो नियम लागू हुआ और अब कुंभ में सिकुड़ भी रहे हैं। 2 अखाड़े वापस लौट गए हैं, 17 तारीख से लौट जाएंगे। विवेक जी देखिए, बड़ी संख्या में वहां पे साधु संत भी संक्रमित हो गए, श्रद्धालु भी संक्रमित हो गए, हजारों की संख्या में। और जहां लाखों की भीड़ एकत्रित होती है, वहां कोरोना का नियंत्रण करना और रिपोर्ट लेना ये मुमकिन नहीं है। आज जो तो आप मना क्यों नहीं, आपके नेता क्यों नहीं आए सामने? बोलना चाहिए था सार्वजनिक तौर पर कि कुंभ का आयोजन नहीं होना चाहिए। ये राय जो टीवी चैनलों पर सामने आती है, ये आपने सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं कहा उस वक्त जब कुंभ की शुरुआत हो रही थी? देखिए जब वहां के ये फैसला तो सरकार को करना है ना। सरकार ने फैसला ले लिया, जब मोदी कुंभ का आयोजन हो रहा है। जब मोदी सरकार ही चाह रही थी कोरोना फैले, अब ये जो लोग वहां संक्रमित हुए, सरकार चाह रही है कोरोना फैले, सरकार अपना खजाना खाली करे, सरकार कर्ज ले, उसके बाद कोरोना को भगाए, फिर आपका कोप भी सहे, उसके बाद सरकार चाहे कि कोरोना फैले। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन मिलकर लड़ाई लड़िए, ये ज्यादा बेहतर है। समय समाप्त हो गया है। नाहिद लारी खान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रियंका गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद, अशोक पांडे जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कोरोना से मिलकर ही लड़ेंगे, तभी कोरोना जल्द खत्म होगा, रुकेगा, नहीं तो हालात आप देख ही रहे हैं।
2 लाख से ज्यादा मामले 2 दिन से सामने आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है, उत्तराखंड की आवाज में।